नमस्कार साथियों, श्रीश शुक्ला। संविधान के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। संविधान का पिछला लेक्चर जो हम लोगों का मार्ली मिंटो एक्ट तक हो गया था, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे क्योंकि अब कौन सा एक्ट आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। एक्ट तो इसको नहीं कह सकते, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। इसको 1919 का भारत शासन अधिनियम बोला जाता है। ये दोनों चीजें थोड़ा सा अंतर है। अभी आपको पूरा अंतर मैं आपको समझा दूंगा। और आज हम लोगों का लेक्चर सिर्फ एक ही रहेगा 1919 का, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, जटिल है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें क्या है, जैसे भारत के संविधान को या जो संसदीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। परिवर्तन कैसे लाया जा रहा है? जैसे पहली बार 1919 के एक्ट से ही केंद्र में पहली बार द्विसदनी यानी कि द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके परीक्षा में या वैसे भी समझना चाहिए कि केंद्र में प्रथम बार ये सब काम प्रथम बार हो रहा है। ठीक है, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ हो रही है। ठीक है, आरंभ हो रही है। अभी मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा कि आखिर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा क्या है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, और इसी घोषणा या इसी योजना पे 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा होती है, या सिर्फ मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, चेम्सफोर्ड नहीं होती है। ये तो एक चलन में ऐसे कह दिया गया। मॉन्टेग्यू घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। ये डेट आप लोग याद करिएगा, 20 अगस्त 1917 को, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इस एक्ट में क्या हो रहा है, 1919 के एक्ट में क्या हो रहा है, प्रांतों में पहली बार, ठीक है, प्रांतों में या प्रांतीय दोहरी शासन की व्यवस्था, दोहरी प्रशासनिक प्रणाली आ रही है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रांतों में द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, कहां पे प्रांतों में, ये प्रश्न बहुत आता है, तो ये वही है द्वैध शासन प्रांतों में। क्या है ये द्वैध शासन? द्वैध शासन जो आप लोग हर समय एग्जाम में देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ के आगे निकल जाते हैं। प्रांतीय दोहरी प्रशासनिक प्रणाली आ रही है। ये सब पहली बार 1919 के एक्ट से आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, पहली बार जो 1919 के पहले तक पूरे देश में सभी विषय पे कानून बनाने का किसको अधिकार था? सिर्फ गवर्नर जनरल, यानी कि जो केंद्र का शासन था, केंद्रीय शासन था। पहली बार सूची का गठन हो रहा है, केंद्र और प्रांतीय सूची का गठन हो रहा है विषयों को लेके। ठीक है, केंद्र और प्रांतीय सूची का गठन हो रहा है। इस सूची में क्या रहेगा? विषय रहेंगे। जितने भी विषय हैं, विषयों को दोनों में बांट दिया गया है। 1919 का जो एक्ट है, मैं जब से संविधान पढ़ा रहा हूं, रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 के एक्ट से, मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि हर एक्ट में, जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक का एक्ट आता है, खास करके 1935 तक का आता है, हर बार उसमें कुछ न कुछ आप देखेंगे जो आज आपके संविधान में है या जो आज आपके लोकतंत्री व्यवस्था में है। जैसे आज आपकी जो संसदीय व्यवस्था है, जैसे 1919 के एक्ट में पहली बार द्विसदन किया गया। ठीक है, द्विसदन का मतलब ऊपरी वाला सदन, जिसको ऊपरी सदन बोला जाता था, इसका क्या नाम था? राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद। और जो नीचे वाला था, इसको निचला सदन बोला जाता था, निचला सदन बोला जाता था, और इसका नाम था केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि आज आप देखेंगे आपके भी संसद में दो सदन है। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो ये पहली बार कब आ रहा है? 1919 के भारत शासन अधिनियम में आ गया है कि अब अभी तक जो एक सदन चलता था, एक परिषद होती थी, अब उसको केंद्र में सिर्फ
केंद्र में, प्रांतों में नहीं, ठीक है ना। ये प्रांतीय दोहरी प्रशासनिक प्रणाली या प्रांतों में द्वैत शासन अलग है। वो क्या अलग है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इतना आज हमारा मोटा मोटा मुद्दा रहने वाला है। अगर आप शुरू से लेके अंत तक इसको सही से देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, तो आपको इसमें 2500 प्रश्न निकल के आ जाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे इवन की आईएएस का भी हो, अगर पीसीएस से लेके पेट से लेके यूपीएसआई एसएससी हर जगह इसमें से प्रश्न बनते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आज पूरा इस जो लेक्चर रहेगा इसका एक छोटा सा डेमो है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद का गठन, निम्न परिषद का गठन, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली, इसको प्रांतों में द्वैत शासन बोला जाता है। और पहली बार ये जो केंद्र और प्रांतीय सूची का विषयों का अलगाव हो रहा है या बांटा जा रहा है। आज आपके यहाँ कितनी सूची है? 3 सूची है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका बीज कहां पे पड़ गया? 1919 के एक्ट में, कि पहली बार विषयों को केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में बांट दिया जा रहा है, ठीक है। और 1919 के एक्ट में जो सूची बनती है, जो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के अलावा जो विषय रहते हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है? गवर्नर जनरल को, यानी केंद्र को रहता है। कुछ वैसी ही है जैसे आज हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची है, उसमें सभी लोग केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन 1919 के एक्ट में उसको केंद्र को दे दिया गया था सीधे सीधे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1909 और 1909 से 1919 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्यों आखिर 10 साल के अंदर ही इसको लाना पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गई। लॉर्ड मिंटो एक्ट तो अभी जो है, मार्ले मिंटो एक्ट तो 1909 में लगा ही है, लेकिन आप इसी समय देखेंगे क्या होता है 9 से 1919 के बीच में। 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द हो जा रहा है, ठीक। फिर 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित हो जा रही है। ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो वर्ष 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई, ठीक है, दिल्ली राजधानी बन गई, ठीक है। इसी 1912 की ही बात है, एंड की बात है, जब हार्डिंग जो उस समय का वायसराय रहता है, जब दिल्ली में जाता रहता है तो हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, ठीक है। ठीक, दूसरी बात, मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है, आपको पता ही है। मुस्लिम लीग भी थोड़ा सा जो है वो सरकार से, यानी कि अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि 1912-13 में अगर आपको याद है कि एक बाल्कन का युद्ध लड़ा गया था, बाल्कन का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है ये अंग्रेज, यानी कि जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं, ये तुर्कों के विरुद्ध लड़े थे, तुर्कों के खिलाफ लड़े थे। और उस समय सॉरी, तुर्कों के खिलाफ लड़े थे। और तुर्की कह सकते हैं कि जो तुर्की सल्तनत थी, तुर्की सरकार थी, वो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे इस्लामी जगत का सर्वे सर्वा उस समय था, इस्लामी जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। खलीफा कौन था वहां पे? तुर्की का ही खलीफा रहता है, ठीक है, इस्लामी जगत का प्रतिनिधित्व करता रहता है। तो यहाँ के जो मुस्लिम्स रहते हैं वो इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये जो है ये मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाल्कन युद्ध के सहारे तुर्की के खिलाफ हैं, उस तुर्की के जिस तुर्की को हम आदर्श मानते हैं, और तुर्की हमारे लिए उस समय सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में ये बात हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा मुस्लिमों का ध्यान अब इन अंग्रेजों की तरफ से हटने लगता है, ठीक है। घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। फिर आपको ध्यान होगा 1913 में पंजाब में गदर आंदोलन चलता है, ठीक है। कहां? पंजाब में गदर आंदोलन चलता है।
गदर आंदोलन हुआ, ठीक है। फिर 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, जो एक जहाज का नाम रहता है कामागाटा मारू, जहाज कांड कामागाटा मारू कांड होता है या प्रकरण रहता है, ठीक है। ये घटना घटती है। फिर क्या होता है, फिर होता है 1916 में लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता आपको पता ही है, किसके किसके बीच में होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यानी कि कांग्रेस, जब मैं इस पूरे आंदोलन का राजनीतिक इतिहास पढ़ाऊंगा, लिख चलूंगा, तो आपको एक एक बात बताऊंगा कि लखनऊ समझौता आखिर क्या है, कामागाटा मारूकांड क्या है, गदर आंदोलन क्या है, सारी बात मैं बताऊंगा इतिहास के क्लास में। अभी ये संविधान का क्लास चल रही है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1909 से 1919 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने समाज पे या अंग्रेजी सत्ता पे, हुकूमत पे या भारतीय बुद्धिजीवियों पे इम्पैक्ट डाला है, जिसके कारण से सरकार को ये सोचने पे बाध्य होना पड़ा, मजबूर हो जाना पड़ा कि नहीं भाई, अब कुछ न कुछ ऐसी रियायत दिया जाए जिससे कि भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग या जो असंतुष्ट वर्ग है उसको कुछ न कुछ संतुष्ट किया जाए, नहीं तो हमारी सत्ता के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब आता है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये सब सीक्वेंस मिलाने के काम आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कांग्रेस मुस्लिम। लखनऊ समझौता का अगर मैं पूछूं कि अध्यक्ष कौन रहता है, तो अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं। हालांकि इतिहास की क्लास नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, ठीक है। तो लखनऊ समझौता हो चुका है। मुस्लिम लीग भी जो है अंग्रेजों के बहुत पक्ष में नहीं है, कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग अभी अपने निर्णय में 50-50 पे चल रही है। कभी वो कांग्रेस के साथ में आ जा रही है, कभी वो अंग्रेजों के साथ चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में 1917 में क्या होता है, 1917 में राज्य सचिव बदल जाता है। कहां पे, भारत का ब्रिटिश सरकार का, यानी राज्य सचिव कौन हो जाता है, मांटेंग्यू हो जाता है। लंदन में मांटेंग्यू हो जाता है, और होने के 5 ही महीने के अंदर ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन की सभा है, यानी कि वहां का जो संसद है, निचला सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, वहां पे घोषणा करता है। और तारीख रहती है 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को मांटेंग्यू कौन है, भारत का राज्य सचिव है, ठीक है। यही सर्वे सर्वा है। और मैंने बताया था कि राज्य सचिव वही होता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हो, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होना चाहिए, यह अनिवार्य था। तो ये मंत्री भी है और भारत का राज्य सचिव भी है। और 20 अगस्त 1917 को सरकार की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करता है, ठीक है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा करता है कि ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय लोगों को शासन की भागीदारी में ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, उनकी जवाबदेही बनाई जाए, यानी कि उनको सरकार में सम्मिलित किया जाए और वो भारतीय जनता के बीच में जाए, जिससे कि सरकार का और एक आम लोगों का संवाद बन सके। कहने का मतलब बस ये है कि जो जनता है और जो सरकार के बीच में संवाद नहीं हो रहा, उस संवाद को बनाया जाए किस तरह से, और किस तरह से सरकार को इनडायरेक्ट रूप से मजबूत किया जाए। और खास करके इस घोषणा में यह रहता है कि भारतीयों की भागीदारी और बढ़ाई जाए और सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिला के इतनी बात वो करता है। यही वो घोषणा जो 20 अगस्त 1917 की घोषणा रहती है, कुछ समय के बाद 1919 में बिल्कुल एज इट इज क्या बन जाती है, भारत परिषद अधिनियम एक्ट के रूप में ये लागू हो जाता है। ये 1919 में आता है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि जो ये घोषणा आती है उसके पहले थोड़ा सा जुलाई का समय रहता है। जुलाई 1918 में इस घोषणा को लोगों के सामने, या जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं उनके सामने प्रकाशित कर दिया जाता है। इस घोषणा को, यह प्रश्न भी आता है कि ये योजना
प्रकाशित की जाती है, और फिर जब ये प्रकाशित की जाती है, इस पे सहमति ये प्रकार से कह सकते हैं बनती है, तो 1919 में वही चीज जो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की, उसके बाद उसी योजना को जुलाई 1918 में भारत में और लंदन में प्रकाशित किया जाता है। फिर वही योजना बाद में 1919 का भारत परिषद अधिनियम के रूप में आ जाती। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये आती है तो अगस्त के बाद नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू जो राज्य सचिव है वो खुद भारत आता है, और यहाँ पे तमाम सारे बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से मिलता है, जिसमें विलियम ड्यूक रहता है और भूपेंद्र नाथ बसु रहते हैं, और एक सदस्य रहता है वहीं के सदस्य का चार्ल्स रॉबर्ट रहता है, और इस तरह से लोग रहते हैं जो बैठ के जो है विचार करते हैं, और कुल मिला के उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये योजना तत्काल स्थितियों में ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको याद होगा कि 1914 के मध्य के बाद से ही क्या शुरू हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और प्रथम विश्व युद्ध का दबाव बहुत जबरदस्त है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, प्रश्न तो विश्व युद्ध से संबंधित काफी आते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रश्न आता है कि भारत, अंग्रेजी भारत यानी कि जो ब्रिटिश भारत है, उसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कि नहीं अंग्रेजों की तरफ से। तो अंग्रेजों की तरफ से भारत ने भाग लिया था, यानी कि भारतीय सैनिक गए थे लड़ने के लिए, सब कुछ किया था भारत के लोग, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से गए थे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, भारत की तरफ से नहीं, ब्रिटिश भारत की तरफ से गए थे। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 10 लाख पाउंड का खर्चा आया था भारत पे, भारतीय राजकोष से लगभग 10 लाख पाउंड रुपए खर्च हुए थे, बहुत बड़ी राशि थी। तो इतनी राशि खर्च हुई थी लगभग, एक सरकारी आंकड़ा है, बाकी कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 1919 का भारत परिषद अधिनियम 3-4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। पहले जो थोड़ी थोड़ी बातें, 1-2 बातें हैं, उसको मैं बता दूं कि क्या क्या होता है। मॉन्टेग्यू इस 1919 के एक्ट से क्या क्या होता है। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के 8 सदस्य होते हैं, उसमें से 3 सदस्य जो है भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अब 8 सदस्य में से गवर्नर जनरल वायसराय की जो काउंसिल है उसमें से 3 सदस्य भारतीय होंगे ही होंगे, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये संख्या हो गई। दूसरी बात क्या होगा, अब एक परिवर्तन और किया गया, आपको ध्यान होगा कि 1858 का जो एक्ट आया था, उसके आधार पे जो भारत का राज्य सचिव था, भारत का राज्य सचिव था, उसका पूरा खर्चा, वेतन भत्ता आदि कहां से जाता था, भारतीय राजकोष से जाता था। भारत का राज्य सचिव का वेतन भत्ता भारतीय राजकोष से जाता था। अब ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, राजकोष से जाता था, अब कहां से जाएगा, अब नहीं जाएगा भारतीय राजकोष से। 1919 के एक्ट से इस व्यवस्था को बंद कर दी गई। ये 1858 मैंने लिखा है आपको समझने के लिए, जो लोग नए जुड़ेंगे। 1858 भारत का राज्य सचिव, 1858 के एक्ट से भारत का राज्य सचिव का वेतन इससे जाता था, अब नहीं जाएगा, इसको समाप्त कर दिया गया। अब यानी कि ब्रिटिश सरकार इसको वेतन देगी, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, ठीक। फिर क्या बात हुई, फिर अगली बात हुई कि एक ऐसा नया पद बनाया जाएगा जिसको भारतीय उच्च आयुक्त बोला जाएगा। भारतीय उच्च, ये पहली बार नए पद का सृजन हो रहा है, जिसको आज की अगर आप अंग्रेजी में देखें तो इंडियन हाई कमिश्नर,
जैसे होते हैं ना हमारे हाई कमिश्नर आज के समय में बाहर बाहर दूसरे देशों में, ये वही पद है, भारतीय उच्च आयुक्त। ठीक है, इंडियन हाई कमिश्नर। ठीक है, जो आज हमारे हाई कमिश्नर हैं उसकी स्थापना इसी एक्ट से हो जा रही, भारतीय उच्चायुक्त के पद का गठन करना। ठीक है ना। और ये जो नया आयुक्त का पद गठित हो रहा है, ये गवर्नर जनरल की परिषद में जाएगा और इसको एक कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर और विद्या से संबंधित इन सब संबंधित चीजों को इसको देखना रहेगा। ठीक, ये तो हो गया मोटा मोटा छोटी बातें। बाकी आपको पता है कि पूरा प्रश्न और ये सब सारी चीजें सब हो चुका है, अब सब कुछ पूछ सकते हैं जब सदन बैठेगा। तो ये जो 3 बातें इस तरह से हैं कि 8 सदस्य गवर्नर जनरल वायसराय की जो काउंसिल है, अब उसमें से 3 सदस्य भारतीय होंगे ऐसा अनिवार्य कर दिया गया। 1858 के एक्ट से जो भारत का राज्य सचिव है उसका वेतन भत्ता भारतीय राजकोष से जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर एक नए पद का सृजन हो रहा है, इंडियन हाई कमिश्नर के पद का गठन कर दिया गया है। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को अगर आप लोग नोट करते जाएंगे तो ये सब चीजें आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, कहीं भी बैठिए, आपके प्रश्न बिल्कुल भी नहीं गलत होंगे। ठीक है, फिर आगे अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि पहली बार क्या हो रहा है। 1 मिनट में बस देख लेते हैं कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आ रही है, केंद्र में द्विसदन का गठन हो रहा है। ठीक है ना, पहली बार, प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो रही है। ठीक, द्विसदन को हम थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझा देंगे जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, पहला सदन जैसे मैंने अभी लिखा ही था ऊपर। ठीक है, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन जिसको राज्य परिषद बोला जाता है, जो आज का हमारा राज्यसभा है उसको राज्य परिषद बोला जाता था। और निचला सदन ये है केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल जरूर रहेगा। ठीक है, यह हो गया केंद्रीय विधानमंडल। ठीक, अब इसके गठन को लेके दोनों चीजें अलग अलग हो गई, सदस्यों की संख्या अलग अलग रहेगी। जैसे राज्य परिषद यानी कि यहाँ पे 60 सदस्य रहेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे लोग केंद्रीय विधानसभा यानी निचला सदन में 145 सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये ऊपरी सदन है। केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, प्रांत में ये व्यवस्था नहीं लागू है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र में 2 सदन पहली बार बनाया गया है। जो आज आप लोग संसद देख रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसका पहली बार स्ट्रक्चर वहां पे बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हो रहा है, ये जो 60 सदस्य हो गए इसमें से फिर 2 बंटवारा हो रहा है। क्या बंटवारा हो रहा है, 26 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। ठीक है, वायसराय मनोनीत करेगा इनको, यानी कि 26 सदस्य इसमें से मनोनीत होके आएंगे। जब 26 मनोनीत होके आएंगे तो बचा 34, ये 34 सदस्य निर्वाचित होके आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे। पहली बार निर्वाचित की बहुमत वाली संख्या ज्यादा बढ़ाई गई है इस एक्ट में। ठीक है, पहली बार यहां पे 26 ही सिर्फ मनोनीत हो रहे हैं, यहां पे 34 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं। 1 मिनट, मनोनीत हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ये अब ये जो 34 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं इसमें भी बंटवारा होगा, वो निर्वाचित हो रहे हैं इसमें भी बंटवारा होगा, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व दे दिया गया 1909 के एक्ट से। तो अब क्या व्यवस्था होगी इस निर्वाचन में, 20 सदस्य साधारण निर्वाचन मंडल से आएंगे, साधारण निर्वाचन मंडल से आएंगे। ठीक है, फिर कितने बचे, फिर 10 सदस्य मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होके आएंगे।
मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होके आएंगे। फिर कौन बचा, एक सदस्य बचा, 20 10 30 1 31, एक जो है एक सिख द्वारा निर्वाचित होके आएगा, ठीक है, एक सिख द्वारा निर्वाचित होके आएगा, और 20 10 30 1 31, और 3 सदस्य यूरोपीय लोगों द्वारा निर्वाचित होके आएंगे, यूरोपीय द्वारा। अगर ये नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, इन 34 सदस्य जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं ऊपरी सभा में, उसमें से 20 सदस्य साधारण निर्वाचन मंडल से आएंगे, 10 सदस्य मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होंगे, एक सदस्य सिख द्वारा निर्वाचित होकर आएगा, और 3 सदस्य यूरोपीय लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर आएगा। ये हो गया आपके पूरे ऊपरी सदन का, राज्य परिषद का पूरा स्ट्रक्चर। 60 सदस्य हैं, जहां पे 26 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत हो रहे हैं और 34 सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, ठीक है। ये जो मनोनीत हो रहे हैं इसमें भी क्या हो रहा है, 26 है तो 26 में 19 सदस्य शासकीय होंगे यानी कि सरकारी होंगे, और 9 सदस्य अशासकीय यानी कि अशासनिक होंगे। यानी कि इस मनोनीत में भी जो वायसराय इनको मनोनीत कर रहा है उसमें से भी 19 सदस्य शासकीय होंगे और 7 सदस्य अशासकीय होंगे, ठीक है। शासकीय अशासकीय का मतलब जैसे शासकीय सरकारी आदमी, सरकार के आदमी, अशासकीय मतलब जैसे आम लोग, ठीक है, इस तरह से, और कुछ भी नहीं है, ठीक। ये व्यवस्था हो गई आपकी, किसकी हो गई, राज्यसभा की। आज के राज्यसभा को आप समझिए कि आज का आपका राज्यसभा 1919 में राज्य परिषद बोला जाता है, जो ऊपरी सदन रहता है 60 सदस्य। अब आते हैं केंद्रीय विधानमंडल में, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में यानी कि निम्न सदन, इसमें कैसे होता है, इसमें होता है 104 लोग निर्वाचित होके आ रहे हैं, यानी इलेक्टेड होके आ रहे हैं, 104 लोग निर्वाचित होके आ रहे हैं और 41 लोग मनोनीत होके आ रहे हैं, ठीक है। 41 लोग मनोनीत होके आ रहे हैं। अब ये जो 104 निर्वाचित होके आ रहे हैं, फिर इसमें उसी तरीके से बंटवारा होगा जैसे यहां पे हुआ है। इसमें कैसे बंटवारा होता है, 52 लोग साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, 52 लोग साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, ठीक है। फिर कितने आ रहे हैं, 32 लोग, ठीक है, 32 लोग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 30 मुस्लिम और 2 सिख हैं, ठीक है, 30 मुस्लिम है 2 सिख हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये सिख और यूरोपी कहां से आ गए हैं, अभी बस आप देखते जाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं सब आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी फिर कितने बचे, बाकी बचते हैं 52 32 ये हो गया, बचते हैं ये जो 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, इसमें से 30 सदस्य मुस्लिम निर्वाचित करके भेज रहे हैं और 2 सदस्य सिख है, तो ये 30 + 2 32 हो गया, ठीक है। अब कितने बचे, अब 20 बचे हैं, 20 आ रहे हैं विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से, विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से, ठीक है। हो सकता है कि आपको निचली वाली लाइन ना दिखे, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर है तो इसको मिटाया नहीं जा सकता है। 104 निर्वाचित हैं, 41 मनोनीत हैं, जिसमें से 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से, उस 32 में भी 30 मुस्लिम है प्लस 2 सिख के सीट, तो दोनों को एक साथ लिख दिए हम 32, अलग अलग नहीं लिखे। बाकी विशेष निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, जिसमें से 7 भूपतियों द्वारा हैं, 7 भूपतियों द्वारा यानी भूपति भूमिया जमींदारों द्वारा है। इसके बाद 9 यूरोपीय द्वारा है, यूरोपीय द्वारा है 9, और 4 भारतीय व्यापारी समुदाय द्वारा है, ठीक है, ठीक। 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से, ये जो विशेष 20 निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, उस विशेष 20 सदस्य में 20 सीट में, उसमें से भी 7 जमींदार जागीरदार जो भूमिपति हैं वो चुन के भेज रहे हैं, 9 यूरोपीय लोग भेज रहे हैं,
और 4 भारतीय व्यापारी समुदाय के लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। केंद्र का जो 2 सदनी मॉडल है उसका पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पहली बार केंद्र में 2 सदनी व्यवस्था हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ठीक है, ये तो सब सारी चीजें हो गई। यहां के जो, इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का होगा। ठीक है, हालांकि अगर गवर्नर चाहे तो इसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा भी सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सदस्य चुन के आएंगे उनके लिए भी पैरामीटर्स है, सभी लोग नहीं आ सकते हैं। क्या है पैरामीटर्स? कि ऐसे व्यक्ति को किसी विधानमंडल का अनुभव हो, विधानमंडल का अनुभव हो। ठीक है, या वो किसी विश्वविद्यालय के सीनेट रहे हो या सदस्य रहे हो, विश्वविद्यालय के सीनेट रहे हो। आज के जैसे नहीं है व्यवस्था ना कि कोई भी खड़ा हो सकता है, गिने चुने लोगों को यह अधिकार दिया जाता था। ठीक है, तो सदस्य कौन बन सकता है? जो पहले कभी विधानमंडल के सदस्य के रूप में रह चुका हो या विश्वविद्यालय का सीनेट रहा हो। ठीक है, ये जो सदन हुआ है इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। ये जो निचला लोकसभा है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, लेकिन गवर्नर जनरल इसे बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि फिर हम आगे देखेंगे। ठीक, बड़ी जटिल व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत किया गया है। ठीक है, आम लोगों को तो पता ही नहीं, सरकार को भी पता नहीं चलता है। हालांकि ये जो पहली बार व्यवस्था उत्तरदायी की बात हो रही है या इस तरह से चीजों को लाया गया है, उन्हीं के आधार पे चल के आगे संविधान में बहुत सारी बातें डाली जाती हैं, या ये जो व्यवस्था है इसको किया जाता है। जैसे गवर्नर जनरल मनोनीत कर रहा है या निर्वाचित होके लोग आ रहे हैं, तो ये सब पहली बार हो रहा है कि निर्वाचित होके लोग ज्यादा आ रहे हैं, मनोनीत कम आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहां पे भी ऐसा नहीं है कि मतदान जो मत करने वाले लोग हैं, जैसे कि जो राज्य परिषद में है, ऊपरी जो सदन है उसमें सभी लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या है? पैरामीटर्स है। क्या पैरामीटर्स है? उसके लिए पैरामीटर्स ये है कि ऐसा ही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो 10,000 रुपया वार्षिक, जो 10,000 रुपया वार्षिक अथवा यानी कि 10,000 रुपया वार्षिक आय हो। ठीक है, अथवा 750 रुपया प्रतिवर्ष भूमि कर देता हो, यानी कि टैक्स देता हो, लैंड टैक्स देता हो। ठीक है, 750 रुपया प्रतिवर्ष। ठीक है, या 10,000 रुपये वार्षिक आय जिसकी हो, वही सिर्फ इन लोगों के लिए मतदान कर सकता है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 1920 में लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत की रहती है। 24 करोड़ की जनसंख्या रहती है और उसमें से कितने मतदाता रहते हैं? टोटल 17,384 या 64 ऐसे ही मतदाता हैं। 364 हैं। आप सोचिए, ये कुल मतदाता हैं, 17,364 कुल मतदाता हैं। ठीक है, यानी कि ये मतदाता है, इन्हीं लोगों ने जो ऊपरी सदन है, राज्य परिषद है, उसके लिए मतदान किया है। क्योंकि मतदान करने के लिए पैरामीटर्स भी है ना, ये होना चाहिए, वही लोग मतदान कर सकते हैं। कौन कौन? या तो 10,000 रुपया वो कमाता हो प्रतिवर्ष, या 750 रुपया प्रतिवर्ष भूमि कर देता हो, लैंड टैक्स देता हो। ये पैरामीटर्स है किसी के मतलब ऊपरी सदन के लिए मतदान करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। और टोटल 17,364 कुल मतदाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, जानना चाहिए कि हमारी 1920 में क्या स्थिति है जब ये सदन बन रहा है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है, कितने मतदाता उस समय थे। जो दूसरा सदन है, जो लोकसभा है, आज के समय में जो निचला सदन है, जिसको 1919 में केंद्रीय विधानमंडल कहा गया है,
उसके मतदाता अलग हैं, ठीक है, वहां पे मतदान करने वाले लोग अलग हैं। थोड़ा सा वहां पे हल्का कर दिया गया। हल्का का मतलब कि मतदान करने के लिए थोड़ा सा रियायत बरत दी गई, यानी कि जैसे वही लोग मतदान कर सकते हैं जो 15 रुपया मासिक किराया देते हो, ठीक है, 15 रुपया मासिक किराया देते हो, अथवा 15 रुपया नगर पालिका, ये एक साथ 15 रुपया नगर पालिका को कर देते हो, ठीक है, को कर देते हो। ये निचले सदन के लिए है। वही व्यक्ति मतदान कर सकता है निचले सदन के लिए जो इन सब में से किसी को एक को पैरामीटर्स को पूरा करता हो, ठीक है। अथवा क्या है, अथवा 2000 रुपया वार्षिक आय पर कर देता हो, ठीक है, यानी कि 2000 रुपया वार्षिक जिसकी आय हो उस पे वो टैक्स दे रहा हो। या अथवा इन चारों में से कोई एक में कुछ पैरामीटर्स, इन चारों में से अगर कोई एक व्यक्ति चारों में से एक को कर रहा है, यानी कि इस योग्य है चारों में से एक के, तो वो व्यक्ति निचले सदन यानी जो केंद्र का आज का लोकसभा है उसके लिए मतदान कर सकता है। अथवा 50 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो, वार्षिक भूमि कर देता हो। ये 4 पैरामीटर्स हैं जो 1919 का जब लोकसभा का गठन होता है उस भारत परिषद अधिनियम में, तो ये योग्यता होनी चाहिए, यानी कि ये पैरामीटर्स हैं। इन चारों में से अगर कोई एक इनमें से व्यक्ति कर रहा है, या व्यक्ति 15 रुपए मासिक किराया दे रहा है, या 15 रुपए नगर पालिका को कर दे रहा है, या 2000 रुपया उसकी टोटल इनकम है उस पर वो टैक्स दे रहा है, या 50 रुपए वार्षिक भूमि कर दे रहा हो। राज्य परिषद में कितना है भूमि कर? 750 रुपया वार्षिक है, ठीक है, 10,000 रुपया वार्षिक आय है वहां पे। तो ये लोकसभा यानी कि निम्न सदन के लिए रियायत दे दिया गया। और आप जान लीजिए कि 1920 में ही टोटल जो जनसंख्या भारत की कितनी है, 24 करोड़, उसमें से सिर्फ 9 लाख लोग, मात्र 9 लाख लोग मतदाता देने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए योग्य हैं। यानी कि 24 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख लोग ही भारत में हैं जो इन पैरामीटर्स में से किसी एक को पूरा कर रहे हैं और वही मतदान करेंगे। तो ये चीज हो गया, आपकी पूरी व्यवस्था हो गई, ठीक है। हाँ, एक बढ़िया एक बात किया गया कि इसी एक्ट से 1919 के एक्ट से ये जो निम्न सदन है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, जिसको आज का लोकसभा बोला जाता है, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिल गया। निम्न सदन में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। लेकिन जो ऊपरी सदन है, जो राज्य परिषद है, उसमें महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो राज्य परिषद है, जो ऊपरी राज्यसभा है, उसमें महिलाएं मतदान नहीं कर सकती हैं, मगर लोकसभा, आज के लोकसभा में महिलाएं मतदान कर सकती हैं, ठीक है। ऊपरी सदन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला, मतदान का अधिकार नहीं मिला, जबकि निचले सदन के लिए मिल गया, अधिकार नहीं मिला। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये पूरा मोटा मोटा आपका है आज जो आपकी संसद है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसी सीटें राज्यसभा में, कैसी लोकसभा में, कौन कौन लोग मतदान दे सकते हैं। आज जैसे नहीं है कि सिर्फ आप 18 साल के हो गए तो मतदान जाइए दीजिए, नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। उस समय की व्यवस्था काफी टाइट है। सदस्य यानी जो उस सदस्यता के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी पैरामीटर्स है, या तो वो पहले विधानमंडल का कभी सदस्य रहा हो, अथवा
किसी विश्वविद्यालय का सीनेट रहा हो तो उसके लिए भी है, मतदान करने वालों के लिए भी है। तो ये व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या 1919 के एक्ट में है, दूसरी बात ये है जो प्रमुख है कि पहली बार जो विषय है पूरे भारत के, यानी कि जैसे आज आप केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखते हैं, तो पहली बार क्या किया गया, विषयों को केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में बांट दिया गया। प्रांतीय सूची में ये जो विषय है टोटल 1919 के पहले जिसपे पूरा अधिकार केंद्र का था, उसको दो में बांट दिया गया। ये केंद्रीय सूची है और ये प्रांतीय सूची। बहुत सारे विषय रहते हैं। केंद्रीय सूची के जो केंद्रीय सूची वाले विषय हैं उस पे किसका अधिकार रहेगा, गवर्नर जनरल, वायसराय जो परिषद है, गवर्नर जनरल परिषद के साथ में गवर्नर जनरल सब निर्णय लेगा, यानी सारे कानून बनाएगा, ठीक है। प्रांतीय सूची में क्या है, प्रांतीय सूची में भी है कि यहां का जो प्रांत का गवर्नर रहेगा वो निर्णय लेगा, ठीक है। लेकिन सूचियों को बांट दिया गया, विषय को बांट दिया गया। बहुत सारे विषय रहते हैं केंद्रीय सूची में, बहुत सारे विषय तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन आपके जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार विषयों को बंटवारा हो रहा है, ठीक है। जैसे केंद्रीय सूची में रक्षा विषय रहता है, रक्षा है, संचार है, विदेश मामले हैं, ठीक है, डाकतार मामले हैं, ठीक, इस तरह से है, और सार्वजनिक ऋण है, बहुत सारे विषय हैं, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे केंद्रीय सूची के विषय हैं। प्रांतीय सूची के कैसे विषय हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्थानीय व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन है, फिर क्या है, चिकित्सा प्रशासन है, ये सब प्रांतीय विषय बन गए हैं। बहुत सारे विषयों की सूची है, आप लोग डालेंगे नेट पे तो पता चल जाएगा। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, जैसे कि जल संभरण है, ठीक है, कृषि है इत्यादि, ठीक है, सार्वजनिक ऋण है इत्यादि, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया हूं कि ये केंद्रीय सूची के विषय, ये प्रांतीय सूची के, बिल्कुल जैसे आज हमारी सूची है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये बंटवारा हो गया है, ठीक। पहली बार ऐसा हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको याद करना है कि केंद्रीय सूची के कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट और प्रांतीय सूची के, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, कभी कभी हर समय नहीं आता है। एग्जाम में यह आता है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार विषयों को केंद्र में और प्रांतों की बांट दिया गया है, तो वो 1919 का भारत परिषद अधिनियम रहेगा। प्रश्न अमूमन यही आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन आखिर है क्या, क्यों प्रांतों में द्वैध शासन हर समय पेपर में आता रहता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार ये प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो रही है और ये उसी आधार पे हो रही है जैसा कि मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 पे। उसी के आधार पे जवाबदेही और उत्तरदायी तय करने के लिए, भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह प्रांतों में द्वैध शासन आ रहा है, ठीक है। क्या अभी आपने प्रांतीय विषय देखा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अभी आपने देखा कि विषयों का बंटवारा हो जाता है केंद्रीय सूची और प्रांतीय विषय। ये जो प्रांतीय विषय हैं, जो प्रांत में लागू होंगे, इनको भी दो लोगों के हाथ में दे दिया गया है। एक आरक्षित विषय, यानी कि जो अभी तक टोटल प्रांतीय विषय हैं, राज्य सूची जो है उसको भी दो कर दिया गया। आरक्षित विषय यानी कि मान लीजिए कि अगर प्रांत से संबंधित 100 विषय हैं तो उसमें से 50 आरक्षित विषय के लिए और 50 हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, ठीक। ये मेन है आपका
प्रांतों में पहली बार जो डायरार्की लग रही है, प्रांतों में जो द्वैत शासन हो रहा है, जिसको इंग्लिश में डायरार्की बोला जाता है, ठीक है, ये है मूल बात। प्रांतीय विषय है जो पहली बार बंटवारा हुआ है केंद्र में प्रांत में। इस प्रांत में भी दो तरीके से इसको बांट दिया गया है कि प्रांत का सारा अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, ठीक है ना, दो व्यक्ति के हाथ में होगा। और आरक्षित विषय किसके तहत कर दिया गया, जो प्रांत का गवर्नर और उसकी परिषद के हाथ में, ठीक है। यानी कि ये जो आरक्षित विषय हैं, इस पे गवर्नर और उसकी परिषद को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, निर्णय लेने का, ठीक है। ये जो हस्तांतरित विषय है, इसमें जो निर्वाचित होकर लोग आ रहे हैं, इसमें अधिकार रहेगा मंत्री लोगों का, ठीक है ना। जो सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं, यानी कि हस्तांतरित विषय से संबंधित मुद्दे पे जो मंत्री लोग रहेंगे वो निर्णय लेंगे, वो अपने तरीके से कानून बनाएंगे। गजब की व्यवस्था आ रही है। जैसे सरकार ने कान एक तरफ से इधर से पकड़ा, दूसरी तरफ से घुमा के फिर कान पकड़ लिया, क्योंकि ये जो मंत्री लोग आ रहे हैं, ये लोग तो निर्वाचित होकर आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि निर्वाचन कैसे हो रहा है, लोगों के द्वारा निर्वाचन। प्रांतों में जो निर्वाचन हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने और रियायत दे दी है, ठीक है, यानी कि पैरामीटर्स और कम कर दी। वो तो केंद्र वाला था। यहाँ पे 1920-21 में जिन जिन प्रांतों में लगभग 55 से 56 लाख वोटर्स रहते हैं टोटल, ठीक है, वोटर्स यानी मतदाता रहते हैं, ठीक, क्योंकि 1 अप्रैल 1921 से यह व्यवस्था शुरू होती है, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन वाली 1 अप्रैल 1921 से पहले, उसके पहले चुनाव ही होता रहता है, ठीक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आइए, ये जो हस्तांतरित विषय है, इस पे अधिकार निर्णय कौन लेगा, कानून बनाएगा, मंत्री बनाएगा। इस मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, ये प्रांत का गवर्नर कर रहा है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि क्या लोचा है, क्या खेल चल रहा है और कैसे सरकार ने दोनों चीजों को अपने हाथों में ले रखा है और वो ढिंडोरा पीट रही, नहीं हमने तो भारतीयों के हाथ में शासन दे दिया है, ठीक है। अब ये जो मंत्री नियुक्त होके आ रहा है, और इसको नियुक्त कौन कर रहा है, गवर्नर नियुक्त कर रहा है, प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर रहा है। तो जब प्रांत का गवर्नर एक मंत्री को नियुक्त कर रहा है, तो मंत्री की जवाबदेही दो लोगों के लिए बन रही है, ठीक है ना। मंत्री की जवाबदेही दो लोगों के लिए बन रही है। एक तो गवर्नर के लिए इनडायरेक्ट बन रही है, अपरोक्ष रूप से, यानी कि वो गवर्नर के प्रति बिल्कुल से कृतज्ञ है, भाव से भरा हुआ कि अरे गवर्नर साहब ने मुझे मंत्री बना दिया, इतने सारे लोग निर्वाचित होके आए थे, सिर्फ मुझे ही चुना, एक तो इस भाव से है। दूसरी बात, इसको चुन के कौन भेजा है, आखिर ये निर्वाचित मंत्री तभी बना है जब इसको लोगों ने भेजा है, प्रांत के लोगों ने भेजा है, एक राज्य के लोगों ने भेजा है। तो इसकी वास्तविक जो जिम्मेदारी है वो प्रांतीय लोगों के लिए है, प्रांतीय विधानमंडल के लिए है, ठीक है। विधानमंडल क्या, प्रांतीय विधानमंडल कहिए, यानी कि आज का मान लीजिए जो प्रांत का विधानसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, सीधे सीधे आप समझिए, ये मंत्री महोदय की जो जवाबदेही है वो विधानमंडल के लिए है, ठीक है। नियुक्त कौन कर रहा है, गवर्नर नियुक्त कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो गवर्नर और पार्षद हैं जो विषय बना रहे हैं, इस पे कानून बना रहे हैं, जो आरक्षित विषय हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, इसमें गवर्नर और उनकी परिषद का जवाबदेही विधानमंडल के लिए नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है, एक पैसे की नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के लिए जवाबदेही नहीं है, ठीक है। जो मंत्री लोग हैं इनकी जवाबदेही विधानमंडल के लिए है। तो अब आप सोच के थोड़ा सा देखिए कि मंत्री बेचारा कैसे काम करेगा। गवर्नर साहब इधर से टाइट किए हुए हैं, जनता परेशान है, मंत्री बेचारे दोनों लोगों के बीच में पिस रहे हैं। तो ये है अद्भुत प्रणाली जो प्रांतों में द्वैत शासन है। क्या है द्वैत शासन, अगर आपसे कोई पूछे तो अब आप समझा सकते हैं कि जो केंद्र और प्रांत का विषय हुआ था, उस प्रांतीय विषय में भी
जो आरक्षित विषय के रूप में और हस्तांतरित विषय के रूप में दो लोगों यानी दो संस्था है। एक के रूप में आरक्षित विषय के रूप में गवर्नर और उसके परिषद के लोग कानून बना रहे हैं, जो हस्तांतरित विषय है उसके लिए मंत्री और उसके लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रांतों में द्वैध शासन। और कुल मिला के ये व्यवस्था हमारे संसद के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए सैद्धांतिक तौर पे तो बाद में उपयोगी हो गई, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि आज संविधान में हमारे है लिया गया है। संसद की संरचना अगर देखेंगे, सदस्यों के चुनाव को देखेंगे, ठीक है, गठन को देखेंगे, बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था, इसको तत्कालीन सरकार ने भी एक प्रकार से असफल मान लिया था, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता था प्रांतों में, खास करके ये जो द्वैध शासन है, कि इसमें कौन सा विषय हमारा है, कौन सा विषय आरक्षित है, कौन सा विषय हस्तांतरित है। हस्तांतरित और आरक्षित विषयों की अगर आप सूची कहेंगे, नेट पे है, आप जाएंगे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बताएंगे, मैं एक दिन लिख के दे दूंगा, 5-10 मिनट में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहता है कुल मिला के मोटा मोटा प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 का ये प्रांतों में द्वैध शासन या हर चीज की व्यवस्था लगभग असफल होती है। इसीलिए 1919 का जो एक्ट आता है उसमें एक बात स्पष्ट तौर पे रहती है कि इस व्यवस्था को देखने के लिए 10 वर्ष के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी। 1919 के एक्ट में रहता है कि 10 वर्ष के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी, यानी कि 1929 में कमेटी गठित होनी थी। लेकिन ये व्यवस्था इतनी ज्यादा कष्टदायक हुई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मंत्री को पता ही नहीं होता था कि उसका विषय कौन सा है, उसका क्षेत्र कौन सा है। और जो उसके खास करके जो गवर्नर के अधिकारी होते थे, वो मंत्री पे ऐसा धौंस दिखाते थे कि मंत्री बेचारा परेशान रहता था। ठीक है, लेकिन पता है यहाँ पे आते हैं 1929 में एक कमेटी बैठती जो इस बात की जांच करती कि ये व्यवस्था सही है कि नहीं सही है। लेकिन आपको पता है कि ये व्यवस्था असफल हो जाती है, और इसी वजह से 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। इसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम साइमन कमीशन देखेंगे, उसकी रिपोर्ट से संबंधित गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, क्योंकि उसी गोलमेज सम्मेलन के निर्णयों के आधार पे, साइमन कमेटी के आधार पे 1935 का अधिनियम आएगा। तो आज मैं आपको बस यहीं तक छोड़ के जाता हूं कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। और साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है? यही 1919 के एक्ट की सफलता और असफलता को देखने के लिए, सफलता और असफलता को जांचने के लिए। ठीक है, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है, साइमन कमीशन का गठन। ठीक, तो ये रहा दोस्तों, साथियों, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, जिसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं ठीक से समझा सकूं। लगभग अब आप बताइएगा कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं। टिपिकल है, काफी टिपिकल है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। एज ए कंपटीटर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संसदीय व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है। एक आम नागरिक के भी तहत पता होना चाहिए कि आखिर कितने साल पहले से संसद बनने की जो प्रक्रिया है, संविधान बनने की प्रक्रिया है, वो किन किन चरणों से होकर गुजरी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। आईएएस से लेके पेट, टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह सारे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए। जहां पे कोई समस्या हो जरूर बताइए, आप अपने कमेंट जरूर भेजा करिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा
व्हाट्सएप नंबर है 9795740704। ठीक है, 9795740704, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है साथियों, तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगता है। हाँ, वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, इससे मुझे साहस मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।